Dear learners, welcome back to once again to your own channel Professor of Education। और मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने अब तक पिछली 2 क्लासेस में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और एजुकेशन की मीनिंग को समझा था। एजुकेशन के कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय में हमने ये सीखा था कि किसी भी व्यक्ति में निहित गुणों के विकास करने को शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था शिक्षा का अर्थ या मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के हमने 2 मीनिंग देखे थे, एक एंशिएंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन और दूसरा मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी एक प्राचीन शिक्षा का अर्थ और दूसरा वर्तमान या आधुनिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अब उसी शिक्षा के अर्थ के क्रम में हम 2 और शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे, 2 और प्रकार से शिक्षा का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। और वो 2 और प्रकार हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी नैरो पॉइंट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा कहा जाता है जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी ब्रॉड पॉइंट ऑफ एजुकेशन। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कि नैरो पॉइंट से या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक, तो देखो, जो नैरो पॉइंट ऑफ एजुकेशन होता है वो होता है स्कूली शिक्षा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? स्कूल एजुकेशन या किसी भी संस्था में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो आपको शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा का नैरो मीनिंग कहा जाता है। और इस नैरो मीनिंग में होता क्या है? तो इसमें होता ये है कि सब कुछ निश्चित होता है। क्या होता है? सब कुछ निश्चित या फिक्स्ड होता है। जैसे आपकी क्लास फिक्स होगी, आपको एक निश्चित योजना या प्लानिंग के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और क्या होगा? एक विशेष प्रकार की आपके पास कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा और ज्ञान को प्रदान करने के लिए किसी निश्चित विधि का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होगा। उस निश्चित टाइम ड्यूरेशन में उस एजुकेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि शिक्षा का जो नैरो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी क्लास, किसी भी स्कूल, किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ना जिसका समय निश्चित हो, किसी भी एक ऐसी कंडीशन में, एटमॉस्फेयर में पढ़ना जहां पर किसी ने सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रखा है, तो उसे शिक्षा का संकुचित अर्थ कहा जाता है। यानी शिक्षा संकुचित अर्थों में बंधी हुई होती है। बंधा हुआ सिलेबस होता है, एक फिक्स्ड या बंधा हुआ टाइम ड्यूरेशन होता है, एक फिक्स्ड या बंधा हुआ पढ़ाने की शिक्षण विधियां होती हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो जहां पर सारी चीजें टाइम बाउंड होती हैं, एक लिमिट में बाउंड होती हैं, उस एजुकेशन को कहा जाता है शिक्षा का संकुचित या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जैसे आपका किसी क्लास में पढ़ना। ठीक, अब हम जब सारी चीजों को लिमिट करके या बांध कर पढ़ाते हैं तो क्या चाहते हैं कि बस विद्यार्थियों का कुछ मानसिक विकास हो जाए, और शिक्षक जो है इसमें मेन होता है और बालक जो होता है या जो चाइल्ड होता है वो गौड़ होता है या सेकेंडरी होता है। इससे में होता क्या है? तो नैरो माइंड ऑफ एजुकेशन में हम किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को ज्ञान दे तो देते हैं, लेकिन सिर्फ किस लेवल का? सिर्फ उस लेवल का जिसमें वो चीजों को रट लेता है, रट्टू तोता बन जाता है। लेकिन क्या हम इस बंधी बंधाई एजुकेशन सिस्टम में, इस बंधी बंधाई मीनिंग में, इस नैरो पॉइंट ऑफ एजुकेशन में उसका सर्वांगीण विकास कर पाते हैं? तो नहीं, उसका सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इससे रिजल्ट क्या होता है? इससे रिजल्ट ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि अपने जीवन में आने वाली किसी भी भावी समस्या को वो लेकर हमेशा भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे सिर्फ चीजों को रटा दिया था, रट्टू
तोता बना दिया था तो उसके अंदर विचार करने की क्षमता, उसके अंदर दूसरों को समझने की क्षमता, उसके अंदर दूसरों के जीवन से शिक्षा लेने की क्षमता का विकास या चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये था शिक्षा का संकुचित या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें बस आप इतना याद रखें कि सारी चीजें लिमिट में होती हैं, बंधी हुई होती हैं, चाहे वो समय हो तो एक समय ड्यूरेशन होगा, फिक्स्ड होगा, एक सिलेबस फिक्स्ड होगा, एक जगह फिक्स्ड होगी, टीचर जो है वो मेन होगा, स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी होगा, और इसमें बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि वो अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं जो उठती हैं, सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स उठती हैं, वो उनका सॉल्यूशन खुद नहीं कर पाता। ओके, अब आगे चलते हैं कि ब्रॉड मीनिंग क्या है, शिक्षा का ब्रॉड मीनिंग। यहां आ जाओ, सेकेंड पॉइंट, शिक्षा का व्यापक अर्थ या ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब ब्रॉड मीनिंग क्या है, जस्ट उसके अपोजिट। ठीक, यानी जो आपने पढ़ा शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसमें जो चीजें आपने फिक्स्ड की थी, जो चीजें आपने लिमिट बना दी थी, वो सारी लिमिटेशंस यहाँ पर तोड़ दी जाएंगी। जैसे कोई एक निश्चित प्लेस नहीं होगा, कोई एक फिक्स्ड टाइम पीरियड या ड्यूरेशन नहीं होगा, कोई एक फिक्स्ड क्लास नहीं होगी, कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं होगा या ड्यूरेशन नहीं होगी, और टीचर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी बल्कि स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, तो देखो वही सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या है कि व्यापक दृष्टिकोण में बालक उन सभी अनुभवों का जिनका उसके ऊपर जन्म से मृत्यु तक का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा को अनियंत्रित वातावरण जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार सूचनापूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित करता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। ऐसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, समय, स्थान, देश तक सीमित नहीं रहता है। कहने का मतलब क्या है इनका, तो कहने का मतलब इनका यही है कि एक ऐसी शिक्षा जो हमें घर, परिवार, समाज से मिलती है, जो कोई क्लास नहीं फिक्स है कि रोज आपको आके यहीं लेना है इस शिक्षा को, या फिर जिसका टाइम इंटरवल नहीं फिक्स है कि आपको 5 साल में ये चीज सीख लेनी है, सीख के अगली कक्षा में पहुंच जाना है, नहीं। तो जिसमें सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं या निश्चित होती हैं, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, नैरो मीनिंग होता है। और जिसमें कोई भी चीज फिक्स्ड ना हो और बहुत ज्यादा फोकस किया जाए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, वो ब्रॉड मीनिंग है ऑफ एजुकेशन। ठीक, जो भी बालक सीखता जाता है, शिक्षक उन्हें वह सिखाता जाता है, और शिष्य तथा जिस स्थान पर सीखना सिखाना कार्य चलता है, वह स्कूल इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता है। जैसे हम अपने घर में सीखते हैं, हम अपने समाज से सीखते हैं, हम अपने परिवार से सीखते हैं, तो क्या ये कोई टाइम बंधा हुआ है कि नहीं आजकल में तुमको सीख लेना है? नहीं, न टाइम बंधा हुआ है, न प्लेस बंधा हुआ है, न सिलेबस बंधा हुआ है, बल्कि हम लाइफ टाइम सीखते रहते हैं। तो ऐसी एजुकेशन जो लाइफ टाइम तक सीखी जाए, जहां पर कुछ फिक्स ना हो, न टाइम फिक्स हो, न प्लेस फिक्स हो, न सिलेबस फिक्स हो, उसे हम शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते हैं। इसी बात को देखो टी रेमंड सर क्या कहते हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं। कौन? रेमंड सर। ये क्या कह रहे हैं, शिक्षा विकास का एक वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यानी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जो चाइल्डहुड से लेकर मैच्योरिटी तक चलता है। एक ऐसी प्रोसेस है एजुकेशन जो चाइल्डहुड से लेकर मैच्योरिटी तक चलता है, और जिसमें कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य या ह्यूमन अपने आप को धीरे धीरे, स्लोली फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन के अनुकूल बना लेता है। या एजुकेशन भौतिक यानी फिजिकल, सामाजिक यानी सोशियोलॉजिकल, और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल,
एटमॉस्फेयर के अनुकूल बना लेता है, अडेप्टेशन कर लेता है। ठीक, तो ये थे दो, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब आओ आगे चलते हैं कि शिक्षा का विश्लेषणात्मक मीनिंग क्या है। What is the analytical meaning of education? ठीक, कल हम लोगों ने दो पढ़ा था कि शिक्षा के एक एंशियंट यानी प्राचीन काल में क्या शिक्षा का अर्थ होता था, फिर हमने पढ़ा था कि आधुनिक समय में क्या शिक्षा का अर्थ है, फिर हमने आज अभी अभी पढ़ा कि संकुचित शिक्षा का क्या अर्थ है और व्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है। अब ये पांचवा पॉइंट है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ यानी एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब देखो, अगर एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक अर्थ आपसे कहीं पूछा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी विद्यार्थी में, हमने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी विद्यार्थी में जो भी जन्मजात शक्तियां हैं, जो भी उसके अंदर पावर्स हैं, जो भी उसके अंदर इच्छाएं हैं, उन सब का विकास करना ही शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ज्ञान को यानी जो नॉलेज है उसे बलपूर्वक ठूंसना नहीं होता है। ठीक, बहुत बड़ी बात, इसे ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा का जो अर्थ है वो बालक की जन्मजात शक्तियों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है। नॉलेज को जबरदस्ती फोर्सली किसी स्टूडेंट में ठूंसना नहीं होता है। इसीलिए जो है एडिसन महाराज कहते हैं, एडिसन क्या कहते हैं, एडिसन कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में, क्या कह रहे हैं, शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित यानी इनहेरिटेड उन शक्तियों, उन पावर्स तथा गुणों यानी क्वालिटीज का दिग्दर्शन होता है जिनकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकलना नितांत असंभव है। ठीक, इस कोटेशन को आपको याद रखना है। इसमें एडिसन महाराज क्या कह रहे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, इसमें एडिशन ये कहना चाहता है कि अगर शिक्षा किसी व्यक्ति में जो अंतर्निहित पहले से जो इनहेरिटेड गुण हैं, अनुवांशिक जो गुण हैं, उन सभी शक्तियों का और गुणों का दिग्दर्शन या उन्हें अंदर से बाहर की ओर निकालने का मौका देना है। ठीक, अगर शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत आवश्यक है। अब ये बात बता रहे हैं कि क्या, कि अगर आप किसी व्यक्ति में जो पहले से अनुवांशिक या हेरिडिटिकल या उसमें पहले से इनहेरिटेड गुण हैं, पहले से विद्यमान गुण हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियां हैं, तो उन्हें बाहर की ओर सिर्फ शिक्षा ही ला सकती है। बाकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। कोई और टेक्निक नहीं है जिससे हम किसी व्यक्ति में अंतर्निहित गुणों को बाहर निकाल सकें। ठीक, तो एडिसन क्या कह रहा है, एडिसन बस इतना कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनकी शिक्षा की सहायता से या जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा नवीन सूचनाओं का एक रूप है। क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं शिक्षा क्या है, उनसे आप पूछोगे भाई साहब शिक्षा क्या है, या मैं आपसे पूछूं शिक्षा क्या है, तो आप कहोगे सर कुछ नवीन सूचनाओं को दे देना शिक्षा है। क्या मतलब? मतलब कुछ व्यक्ति जो मानते हैं कि अगर मुझे पता है कि व्हाट्सएप कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है, पर मेरे मदर फादर को मान लो नहीं पता है कि फेसबुक कैसे चलता है, व्हाट्सएप कैसे चलता है, तो मैंने अगर उनको ये न्यू इंफॉर्मेशन दे दी कि व्हाट्सएप ऐसे चलता है, फेसबुक ऐसे चलता है, तो कुछ लोगों के अनुसार ये शिक्षा है। तो इसलिए कुछ व्यक्ति मानते हैं कि सिर्फ सूचनाओं को एकत्रित कर लेना, सिर्फ इंफॉर्मेशन का डाटा गैदर कर लेना ही शिक्षा है। वो सूचनाओं को ही, इंफॉर्मेशन को ही इज इक्वल टू ज्ञान मान लेते हैं, नॉलेज मान लेते हैं। वे एजुकेशन को ही ज्ञान मान लेते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान या नॉलेज मान लेते हैं। लेकिन हम लोग आप जानते हैं कि तीन टर्म है, इंफॉर्मेशन,
एजुकेशन, नॉलेज। तो ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, हम इनका प्रयोग पर्यायवाची या सिनोनिम्स के रूप में नहीं करते हैं। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को ही वो ज्ञान या नॉलेज मान लेते हैं। हालांकि एजुकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें सूचनाएं सहायक होती हैं, हम सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं, हम सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सूचनाओं को शिक्षा कह देना ये जो है गलत होगा। तो इसलिए शिक्षा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती हैं सूचनाएं। तो हम एजुकेशन को कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस या डायनेमिक प्रोसेस जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को विकास के पथ पर अग्रसित करती है। जो यानी कि व्यक्ति, इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति और सोसाइटी दोनों को डेवलप करती है। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस और जो व्यक्ति एवं सोसाइटी दोनों को डेवलप करती है। गतिशीलता का यहाँ पे मतलब क्या है? जो यहाँ पे लिखा कि एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया है, उसका मतलब क्या है? तो गतिशीलता से तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तनों, चेंज इन सोसाइटी या सोशल चेंज के साथ साथ एजुकेशन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसे आप एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो अभी हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी कैसी है? तो अभी हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों से परिपूर्ण है। यहाँ पर बहुत से रिलीजन के लोग रहते हैं। तो जितने भी प्रकार के रिलीजन के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारी शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? वासुदेव कुटुंबकम जैसी है कि हम पूरी दुनिया को एक विश्व मानते हैं और सबको अपना भाई बहन मानते हैं। ब्रदरहुड की फीलिंग्स है हमें। ठीक, लेकिन अभी क्या हो जाए, अगर मान लो शोषण चेंज हो जाए, सब लोग जितने भी, मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये सब अपना अपना धर्म छोड़कर कोई एक धर्म अपना लें। मान लो सब सिख बन जाते हैं, या मान लो सब हिंदू बन जाते हैं, या मान लो सब मुस्लिम बन जाते हैं, या मान लो सब सिर्फ सिख बन जाते हैं। तो हमारे एजुकेशन की प्रोसेस कैसी रहेगी? अब हमारे एजुकेशन की प्रोसेस बदल जाएगी, वो सिलेबस बदल जाएगा। जो हम पहले ब्रदरहुड का पढ़ाते थे, अब वहां पर हम ये पढ़ाएंगे कि हम एक ही धर्म के हैं, तो ब्रदरहुड का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो यानी जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, सोशल चेंज होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन भी चेंज होती है। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है? विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में। कुछ लोग क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो जो स्कूल्स होते हैं उनकी सरकमफेरेंस तक सीमित रहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कुछ लोग, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो विद्यालय यानी स्कूल की परिधि यानी सरकमफेरेंस तक सीमित रहती है। जहां स्कूल होते हैं बस वहीं तक शिक्षा होती है। लेकिन किंतु शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की धारणा बना लेना, इस प्रकार का एजम्पशन बना लेना, ये करेक्ट नहीं है, दोषपूर्ण है। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ स्कूल के आसपास तक सीमित रहती है, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो लाइफ टाइम तक चलती है। तो सिर्फ स्कूल तक कैसे सीमित है? हम घर में कुछ सीखते हैं, हम परिवार में कुछ सीखते हैं, हम समाज में कुछ सीखते हैं, हम समाज में कुछ सीखते हैं, हम देश में कुछ सीखते रहते हैं और आजीवन सीखते रहते हैं। तो ये कहना कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ स्कूल के आसपास तक, स्कूल की सरकमफेरेंस तक सीमित रहती है, गलत हो जाएगा। ठीक, अब चलो शिक्षा का क्या है? वास्तविक अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है एजुकेशन को लेकर। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है एक ऐसी शिक्षा जिसमें
दोनों नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन और व्यापक यानी ब्रॉड मीनिंग और ऑफ एजुकेशन दोनों होते हैं। ठीक, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रियल मीनिंग क्या है या वैज्ञानिक मीनिंग क्या है ऑफ एजुकेशन की, तो आप कहोगे रियल मीनिंग या साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन ये है कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, संकुचित और व्यापक दोनों ही शिक्षा के अर्थ को मिला दिया जाए। ठीक, इसमें होगा क्या कि रियल जो मीनिंग हम बना रहे हैं या जो हम साइंटिफिक मीनिंग बना रहे हैं ऑफ एजुकेशन का, उसमें होगा कि हम एक ऐसी प्रक्रिया मानेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हमें करना ही करना है। और इससे होगा क्या, जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो उसके जीवन का वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से सफल बनने में उसकी हम हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए जो है रेमंड जो फिर है कह रहे हैं कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, यानी जब तक आप 60 तक नहीं हो जाते हैं, जब तक आप ओल्ड एज तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार या अपने आप को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यानी रेमंड के अनुसार शिक्षा वो है, शिक्षा वो टूल है, शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई शैशवावस्था का बालक, कोई छोटा सा नवजात बालक जन्म से लेकर और ओल्ड एज तक अपने आप को इस फिजिकल, सोशोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड या एटमॉस्फेयर के एडेप्टेशन के अनुकूल स्वयं को बना लेता है। अब जो वास्तविक मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है या जो वैज्ञानिक मीनिंग है, वो और क्या मानता है, वो ये भी मानता है कि वास्तविक मीनिंग में जो बालक होता है वो स्वयं अपने अनुभवों से प्रयत्न करके सीखता है। यानी रियल मीनिंग या साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन इसमें विश्वास करती है, इस बात को मानती है कि बालक अपने स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं। तो हमें एज ए टीचर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना है, क्लासरूम में एक्टिविटीज ऐसे ऑर्गेनाइज करनी है कि हमारे विद्यार्थी को वो सभी अनुभव स्वतः प्रदान हो, प्राप्त हो जाएं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो अपनी पावर, अपने इंटरेस्ट, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार खुद विकास करता है। यह शिक्षा केवल विद्यालय तक भी सीमित नहीं होती है, बल्कि शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर आधारित होती है। यानी जो साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो एक ऐसी एजुकेशन प्रक्रिया को मानती है जिसमें साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रकार के पैटर्न बेस्ड होते हैं। इसमें एक और नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर मानकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने का प्रयास किया जाता है, तो दूसरी ओर जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनको भी ध्यान में रखकर बालक के इंस्टिंक्ट, मूलभूत प्रवृत्तियों, उसके इंटरेस्ट, उसके नेचुरल पावर्स आदि को महत्व दिया जाता है। इसमें समाज के आदर्शों तथा मूल्यों का भी ध्यान रखा जाता है। यानी जो मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन है या साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो ये मानती है कि हमारा चाइल्ड विशेष है, हमें चाइल्ड की साइकोलॉजी ध्यान रखनी चाहिए, हमें चाइल्ड के इंटरेस्ट, उसकी पावर्स, उसके इंस्टिंक्ट का ध्यान रखना चाहिए, और साथ साथ जो विज्ञान कहता हो, जैसा साइंस कहता हो, जैसे साइंस के जो आविष्कार हो, हमें उन सब का ज्ञान उसे कराना चाहिए। तो यानी अब तक क्या क्या मेन पॉइंट निकले, तो अब तक मेन पॉइंट निकले कि शिक्षा क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है, और शिक्षा सचेतन प्रक्रिया है, और शिक्षा आजीवन लाइफ टाइम चलती है, और शिक्षा एक गतिशील डायनेमिक क्रिया है, और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी में कौन कौन से, टीचर और स्टूडेंट। और फिर कहा गया शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है, कौन कौन से, स्टूडेंट, सिलेबस और
टीचर, ये तीन मुख होते हैं, तीन पोल होते हैं शिक्षा के। और फिर कहा गया शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत प्रक्रिया है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आता है शिक्षा का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ तक रहो सिर्फ और इसे समझो। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लो अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। क्या कोटेशन है कि अज्ञान यानी कि नॉलेज ना होना समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इस वाक्य पर भी अपने विचार लिखिए कि एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। इस पर अपना आप थॉट लिखो। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी एजुकेशन का साइकोलॉजिकल क्या मीनिंग है उसे आप स्पष्ट करो। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आता हो या तीनों ही आते हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। आज यहीं तक रहेगा, कल हम लोग सीखेंगे शिक्षा का महत्व। एक बात और आप लोगों से करनी थी चलते चलते, वो ये कि आफ्टर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ में कहां पर स्टार्ट की जाएं, जहां पर आपका पहुंच पाना संभव हो, आप उसका सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक, क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम या उस एरिया का नाम लिखना है या उस एड्रेस को लिखना है जहां पर आप सबको आने में सुविधा हो, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो वैसे ही हम लोग अपनी ऑफलाइन जो क्लास है उसे स्टार्ट कर सकें लखनऊ में। ठीक, लखनऊ के बाहर वाले लोग कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं। तो जो लोग लखनऊ में ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं वो अपना प्लेस बताएं कि उन्हें कहां पर क्लास करने में आसानी होगी। जहां उन्हें क्लास करने में आसानी होगी वहीं पर उसी एरिया पर हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस आफ्टर यानी पोस्ट कोविड स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप कहां आप आ सकते हो, आपको कहां पहुंचने में आसानी हो सकती है, उसी स्थान पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस आफ्टर कोविड स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए चैनल को देखते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो और कमेंट करते रहो।